Round of claps. Thank you very much for waiting and thanks for your patience. I, Manoj Munot, founder, director and currently secretary of FIFA, welcome you all for today's seminar and request all to rise for national anthem. भारत माता की. I request leadership team Santosh, Dhaval and Suhas, please join with our speakers Vishal sir and Hari sir for lamplight. I request Amit from Kotak because Nilesh sir is reaching, so Amit, please join us. Bhushan sir, please join us. Our mentor Bhushan Mahajan sir. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्थं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्थं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं
I welcome you all for today's event. FIFA is formed for distributors. Currently, we have 300 plus members in Pune who are helping various investors with goal setting and asset allocation. In any investment decisions, trust and conviction is very important. When we meet investors, normally we have some questions. Nilesh sir, Vishal sir, Hari sir, if you address some, we'll be happy. I will read out some questions. Lot many problems in world. World market are not doing good, but how Indian market is doing good? How in India inflation is controlled? Are our GDP numbers correct? In what way G20 presidentship is helping India? How come defense stocks and PSU stocks, PSU कभी काम नहीं करता था, अभी चलने कैसे लगा? Is this the great golden period of India? लोग बोल रहे हैं 75 years and we are very lucky and happy. आज के दिन इंडिया ने 100 मेडल्स एशियन में जीते हैं, तो एक बार अपने कंट्री के लिए जोरदार ताली है. Hopefully in today's session we will get some answers and which will help us to make some investment decisions. I now invite current president of FIFA, Santosh Pardeshi, to share his thoughts. Welcome, Santosh. नमस्कार. आलेल्या सर्व गुंतवणूकदारांचे पिफाच्या वतीने सहर्ष स्वागत. पिफाची स्थापना 2011 साली झाली. सुरुवातीच्या काळातील 11 जणांपासून सुरू झालेली ही संघटना आज शहरातील 300 म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटरचा विश्वास संपादन करून आपली वाटचाल करत आहे. पिफा आपल्या सभासदांसाठी महिन्यातून 2 नॉलेज सेशन अरेंज करत असते. आजकालच्या प्रचंड माहितीचा विश्वास आपल्या गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने आवश्यक ती माहिती ज्याचा फायदा आपण करत असलेल्या गुंतवणुकीसाठी होतो. आपण करत असलेल्या गुंतवणुकीचे ध्येय गाठण्यासाठी आमच्या सभासदांना मार्गदर्शन करण्याचं कामही पिफा करत असते. तसेच शहरातील गुंतवणूकदारांसाठी मार्केटची माहिती पोहोचवण्याचं कामही पिफा करत असते. ज्याप्रमाणे आजचा कार्यक्रम झालेला आहे असे आपण कार्यक्रम मागचे 6-7 वर्ष घेत आहोत. दरवर्षी इन्व्हेस्टर अवेअरनेसचे 3 ते 4 कार्यक्रम आपण करत आहोत. या वर्षीचा हा पहिलाच कार्यक्रम आहे. अजूनही पुढे 2 कार्यक्रम आपण अशाच मोठ्या प्रमाणावर करणार आहोत. आपण करत असलेल्या इन्व्हेस्टमेंट अवेअरनेस प्रोग्रामचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भारतात हा जो इन्व्हेस्टर अवेअरनेसचे प्रोग्राम आहे, भारतात कुठेही अशा प्रकारचे कार्यक्रम कुठलीही संघटना करत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून की काय, पण आपल्याला अभिमान वाटण्यासारखी अशी गोष्ट आहे, आपले पुणे हे गुंतवणूक मूल्याच्या आधारे देशात 4थ्या स्थानावरती आहे. भारतामध्ये 4 मेट्रो सिटीज आहेत, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आणि चेन्नई. पण आपण यावर्षी कलकत्त्याला पण मागे टाकलेलं आहे आणि आपण 4थ्या स्थानावरती आलेलो आहे. त्यामुळे आपल्या पिफा जे प्रोग्राम अरेंज करते इन्व्हेस्टर अवेअरनेसचा, त्याचा हा परिणाम आहे असं मला निश्चितपणे वाटतं. कारण मागच्या 6-7 वर्षापासून आपण हा इन्व्हेस्टर अवेअरनेस कार्यक्रम करत आहोत. 1,75,000 करोडची गुंतवणूक या शहरातून झालेली आहे. आपण दाखवलेल्या या विश्वासाबद्दल मी खरं म्हणजे आपले सर्वांचे अभिनंदन करतो. या 1,75,000 करोडमध्ये जे बाकी मेट्रो सिटी आहेत, त्या मेट्रो सिटीच्या ज्या इन्व्हेस्टमेंट आहेत त्याचं कॅटेगरायझेशन होतं थोडंफार. कॉर्पोरेट इन्व्हेस्टमेंट जास्त आहेत त्या मेट्रो सिटीमध्ये. पुणेमध्ये रिटेलरचा कॉन्ट्रीब्युशन सगळ्यात जास्त आहे. इथं HNI क्लायंट पण भरपूर आहेत आणि कॉर्पोरेटपेक्षा HNI आणि रिटेल इन्व्हेस्टमेंटचं कॉन्ट्रीब्युशन ह्या याच्यामध्ये जास्त आहे. त्यामुळे आपल्या पुण्यामधले जे शिक्षित IT हब निश्चित आहे आणि शिक्षित लोक असल्यामुळे मार्केटमध्ये जास्त प्रमाणात त्याची इन्व्हेस्टमेंट आपल्याकडनं पुणे शहरात नव्हती. संघटना करत असलेल्या कामाची दखल राष्ट्रीय स्तरावर घेतली आहे. म्हणूनच संघटनेला लागोपाठ 3 वर्ष भारतातली उत्कृष्ट म्युच्युअल फंड संघटना म्हणून प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळत आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्स, FFF आणि इकॉनॉमिक्स टाइम्स तर्फे हा अवॉर्ड दिला जातो. तर आपण मागचे 3 वर्ष सलग प्रथम क्रमांकावरती आपल्याला पारितोषिक मिळालेलं आहे. तुमच्या ह्या सर्वांच्या विश्वासाबद्दल मी सर्वांचे आभार मानून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
Thank you, Santosh. Now I invite our past president, Mr. Harshvardhan Busari, to introduce today's first speaker. Good evening all. I'm here to introduce Mr. Nilesh Shah. He is the Managing Director of Kotak AMC, and he has worked earlier with ICICI Prudential, Franklin, and now he is with Kotak. And each time he has led his team to be the best fund house of the year award. At the same time, yeah, this deserves a clap definitely. And another clap I would need. He is a part-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. Can we have a big round of applause for that? Plus, he is also a part-time member of Unique Identification Authority of India, that is UIDAI. He is a member of the Board of Association of Mutual Funds in India, and as well as a member of COBOSAC Committee of SEBI, that is Securities Exchange Board of India. And most importantly, we in this industry, of course, know him very well, all of us. And in PIFA, during this PIFA IAPs also, he has addressed us many times. So if somebody of you who are already attended these sessions are well aware of his name. Most importantly, please listen to him carefully. He has some very, very good data points. Always he brings in some new data points which are makes us believe that Bharat pe kyun bharosa karna chahiye and why we should be investing in India. That is his his speciality, I would say. So let's listen from him. Please welcome Mr. Nilesh Shah. नीलेश शाह सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. स्लाइडर. Hi, very good evening to all of you. आप में से कितने लोग म्यूचुअल फंड में निवेशक हैं? सब लोग हैं. तो अभी प्रेजेंटेशन की कुछ ज़रूरत नहीं है. हम लोग नेक्स्ट स्पीकर पे पहुंच जाते हैं. अभी मुझे टाइम मिला है तो फिर मैं माइक तो छोड़ूंगा नहीं. बट पूना तो महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल है. मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है. एंड यहाँ पे इतने सारे निवेशकों को देख के बहुत अच्छा लगता है. बट अनफॉर्चुनेटली पूना जैसी जगह बाकी नहीं है. मैं, विशाल, हरी इतने सालों से म्यूचुअल फंड में मेहनत करते हैं. सुनील भाई, भूषण भाई, पीफा इतने सालों से म्यूचुअल फंड बेचते हैं. पिछले 15, 20, 25, 30 सालों में हमने 12, 15, 18, 20% रिटर्न लोगों को दिया है. और आज म्यूचुअल फंड में कुल मिला के 4 करोड़ निवेशक हैं. ताली मारने जैसा नहीं है, सिर्फ 4 करोड़ ही है. क्रिप्टो, आप में कोई लोग तो क्रिप्टो में गए ही नहीं होंगे, बट 18 करोड़ भारतीयों ने वहां पे जाके नुकसान किया है. 18 करोड़ म्यूचुअल फंड से 4 गुना ज़्यादा. गेमिंग, रमी, पोकर, ड्रीम 11 आप लोग तो खेलते नहीं होंगे, नहीं मतलब खेल रहे हैं. 10 करोड़ भारतीय आप जैसे जिन्होंने गेमिंग में नुकसान किया है. हमारे मुंबई में पोंजी स्कीम बहुत चलती है, सिटी लिमोजिन से लेके. पूना में पता नहीं, आप लोग समझदार हैं तो शायद उतनी पोंजी स्कीम नहीं होगी. बट 2 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने पोंजी स्कीम में 2 लाख करोड़ सिर्फ पिछले 20 सालों में गंवाया है. तो एक मन में संदेह उठता है कि यहाँ पे हम पैसा बना के देते हैं तो लोगों को लाने में, इन्वेस्ट कराने में जान निकल जाती है, और जहाँ पे निश्चिंत है कि नुकसान होने वाला है वहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े रह जाते हैं. ऐसा क्यों होता है?
कभी कभी तो विशाल भाई लगता है कि अगर हमने लॉस मेकिंग स्कीम लॉन्च की होती तो ज्यादातर लोग आ जाते। तो बहुत सोच के लगा कि कहीं पे हमारा विश्वास नहीं है अपने खुद के ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपने निवेश के ऊपर। मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो बहुत आसान सवाल है, तो वो मेरे दोस्त विशाल भाई दे देंगे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इंडिया कैसा बदल चुका है, वो मैं जवाब दूंगा। एक बात तय है कि आप इंडिया के बारे में जो भी बोलो, ऑपोजिट भी उतना ही सच है। किसी को भारत गरीब दिखाना है तो धारावी की झोपड़पट्टी दिखा दे, और किसी को भारत रईस दिखाना है तो उससे 7 किलोमीटर दूर अंतीला है जो दुनिया का सबसे महंगा रेसिडेंस है, वो दिखा दे। दोनों चीजें 7 किलोमीटर में आसपास में है। ये प्रेजेंटेशन मैंने कुछ समय पहले बेंगलोर में किया था। सो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने मेरे लिए कुछ अच्छी चीज बोली होगी तो ही मैंने रखा होगा। तो मैंने सोचा जो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने चल गया वो यहाँ पे भी चल जाएगा। पहले जब लोग भारत के बारे में सोचते थे तो उनको लगता था हम हाथी जैसे हैं, मोटे जरूर है बट एकदम स्लो मूविंग। अब यही लोग कहते हैं भारत अब टाइगर जैसा हो गया है, फास्ट मूविंग एंड फेरोशियस। एसेंशियली पहले हमको गधे में गिनते थे, अब घोड़े में गिनने लगे हैं। सबसे पहली चीज क्या बदली भारत में? हम लोग पहले महंगाई की मार बहुत ज्यादा सहन करते थे, अब वो काफी मॉडरेट हो चुकी है। मेरे को मालूम है टोमेटो के प्राइसेस क्या है। हमारी जनरेशन की जो मूवी थी वो रोटी कपड़ा मकान या काली चरण जैसी थी। रोटी कपड़ा मकान में हीरोइन गाना गाती थी, महंगाई मार गई, और काली चरण में जो विलन होता था वो फूड की ब्लैक मार्केटिंग करता था, अनाज के गोदाम होते थे। आपकी जनरेशन में कौन सी फिल्म में हीरोइन गाना गा रही है महंगाई मार गई? तो यही बताता है कि महंगाई कंट्रोल में आ गई, नहीं तो अपनी हीरोइन वही गाना गाती है आज। पिछले 18 महीने, पिछले 22 महीनों में 18 महीने भारत की महंगाई अमेरिकन महंगाई से कम है। मेरी वाइफ भी घर में कभी कभी कंप्लेंट करती है, नीलेश महंगाई बढ़ गई। तो मैं उसको कहता हूँ अपने जितने कजिन अमेरिका में बैठे हैं ना, उनको महंगाई की मार हमसे ज़्यादा पड़ रही है। उनका दुख दर्द देख लो, अपनी महंगाई वैसे ही कम लगेगी। नाउ वी कैन फर्मली से कि भारत मॉडरेट इन्फ्लेशन की तरफ गया है, उससे इंटरनली हम सॉलिड हो गए हैं। दूसरा चेंज एफएक्स शॉर्टेज टू एफएक्स सरप्लस। हमारी जनरेशन में अगर किसी को बाहर जाना हो तो हवाले में पैसे लेने पड़ते थे। आज की तारीख में भारत के पास दुनिया का 4th हाईएस्ट एफएक्स रिजर्व्स है। एंड तीसरे नंबर की कंट्री को ध्यान से देखो, उधर भी बहुत सारे भारतीयों का पैसा पड़ा है। आज नहीं तो कल वो वापस आ जाएगा। स्विट्जरलैंड टॉप 10 में नहीं होगा और हम तीसरे नंबर पे होंगे। जब जेब में पैसा नहीं होता है तो लोग नाथिया नाथिया कह के बुलाते हैं, और जब जेब में पैसा हो तो हम लोग सेठ नाथालाल बन जाते हैं। भारत की बस यही जर्नी है, नाथिया से नाथालाल सेठ बनने की। तीसरा, मुझे याद है जब हम बचपन में बम्बई से पूना आते थे तो एसटी बस में आते थे, और कई बार घाट पे रुक जाते थे, और बम्बई से पूना ऑलमोस्ट ओवरनाइट जर्नी होती थी। आज मैं और ओवेस भाई सुबह 7 बजे निकले, रास्ते में अच्छा ब्रेकफास्ट किया, फिर भी 10:30 बजे पूना पहुंच गए। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 67 सालों में 1947 से 2013 में बनाया, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर
हमने 2014 से 2024 में बनाया है। चाहे कोयले की खुदाई हो, पावर कैपेसिटी हो, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक हो, नितिन गडकरी जी हाईवे इतनी तेजी से बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स हो, पूना अकेला सिटी है पूरे इंडिया में जहाँ पे एयरपोर्ट ढंग का नहीं है, बट उसके सिवा बाकी सारे सिटीज़ में एयरपोर्ट ढंग के है। मेट्रो लाइन्स हो, एंड एयरपोर्ट भले पूना में ढंग का न हो, बट मेट्रो आपकी बम्बई से अच्छी है, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एंड पोर्ट कैपेसिटी हो, 67 इक्वल टू 10 मैथमेटिकली गलत है, बट मैं आप दोनों उसको देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अपने आप ग्रोथ बन पाएगी। अब हम इंपोर्ट से मेक इन इंडिया की तरफ जा रहे हैं। रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, बट पहले एक हाई स्पीड लोकोमोटिव भी इंपोर्ट करना पड़ता था। आज पूरी हाई स्पीड ट्रेन मेड इन इंडिया है। एंड अभी ये वीडियो अश्विनी वैष्णव जी ने रिलीज़ किया था कि वंदे भारत ट्रेन में इस प्रकार की सुविधा होगी। दिस इज बेटर देन द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। बैंकिंग क्षेत्र में एक समय था जब ये सारी बैंकों को हमें बोलना पड़ा कि आप लेंडिंग मत करो, आप किसी को पैसे मत दो, बिकॉज जब भी पैसे देते हो घूम फिर के नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या को ढूंढ लाते हो। ये सारी बैंकों को हमने पैसा देने से मना करके रखा था। आज हमारी बैंकों की हालत इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई देश की बैंक इसके मुकाबले होगी। और इसका प्रूफ देखना है तो ये नंबर है SVB। 3-4 महीने पहले आपने सभी ने व्हाट्सएप पे SVB सुना होगा। वो अमेरिका की 16वीं बड़ी बैंक थी जो हमारी PMC बैंक की तरह डूब गई। और व्हाट्सएप पे SVB इतना जोर से घूमा कि हमारे बम्बई में एक छोटी सी बैंक थी, शामराव विट्ठल बैंक, उसको जाके बोलना पड़ा SVB मतलब वो अमेरिकन बैंक, मैं नहीं। जिंदगी में कभी किसी ने सोचा था कि अमेरिका की इतनी बड़ी बैंक हमारी छोटी बैंक को इस तरह परेशान करेगी और उसे इस तरह डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसको कहते हैं अच्छे दिन। जहाँ पे भारत ट्रूली फर्स्ट वर्ल्ड बना है वो है फिजिकल टू डिजिटल जर्नी। आधार, UPI, ONDC, कोविन, ये वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टीज है। एंड इसे कोई प्राइवेट सेक्टर टाटा बिरला अंबानी ओन नहीं करता, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर का वीडियो लेके आया था, चला नहीं वो बात अलग है। कुछ देर पहले अमेरिका गया था, वहाँ पे भी लोगों को इम्प्रेस करना जरूरी है। हमारा काम है आप लोगों से पैसा बटोरना। पैसा तब मिलेगा जब आप लोग इम्प्रेस होंगे। तो अमेरिका में मैं कैसे लोगों को इम्प्रेस करता था। अमेरिका में अगर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और सेम डे क्रेडिट, तो $30 का चार्ज है। तो मैं अपना फ़ोन निकालता था और सिर्फ ₹10 अपने कलीग के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था उनके सामने। और वो अमेरिकन लोग को लगता था कि नीलेश भाई कितने पैसेदार है, 1.5 सेंट देने के लिए $30 खर्चा कर रहे हैं। मैंने उनको कभी नहीं बताया कि भारत में मेरे को कोई बैंक चार्ज नहीं है। वो इम्प्रेस हो जाते थे, मेरा काम बन जाता था। इन डिजिटल बैंकिंग वी आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इससे पहले की बार, नॉट दिस टाइम बट इससे पहले की बार मैं जब अमेरिका गया था तो वहाँ पे कोविड का बोलबाला था
और रेस्टोरेंट में आपको, होटल में आपको एंट्री तब मिलेगी जब आप आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाओ। ये उनकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, बेचारी जेब से निकालते थे, कापली होती थी, फिजिकल पर्ची होती थी, और मैं गर्व से अपना ये सर्टिफिकेट मोबाइल पे दिखाता था और उनको जलाने के लिए व्हाट्सएप करता था ताकि 2 मिनट में वो वापस आ जाए। अभी आप लोगों से एक पर्सनल बातें शेयर करता हूँ। आपके कितने रिलेटिव्स जो नॉन रेसिडेंट हैं? भूषण भाई है आपके? हाँ, तो आप रिलेट कर पाएंगे। मैं गुज्जू भाई हूँ, तो बहुत सारे रिलेटिव नॉन रेसिडेंट हैं, और बचपन में अगर आपको चॉकलेट चाहिए, परफ्यूम चाहिए, इवन शैम्पू एंड डिटर्जेंट चाहिए तो वही लोग देते थे, और वो मिलता तभी था जब हम उनकी बात सुने कि हमारे अमेरिका में ऐसा, तुम्हारे इंडिया में वैसा। 15-20 साल तक मैंने ये सुना, अभी सब ब्याज के साथ रिटर्न कर दिया। मैं उनको बोलता हूँ मेरे इंडिया में वैक्सीन सर्टिफिकेट ऐसे आता है और तुम्हारे अमेरिका में आज भी पर्ची है। दिल को इतना सुकून मिलता है, पूछो मत। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक और फायदा हो गया। एक समय था जब दिल्ली से 100 रुपये निकलते थे लोगों को पहुंचने के लिए, तो सिर्फ 15 रुपया मिलते थे, 85 रुपया बीच में से गुम हो जाते थे। आज जनधन, आधार एंड मोबाइल के जरिए 100 रुपया निकलता है, पूरा का पूरा लोगों के खाते में पहुंच जाता है। सब बिचौलियों की बंद हो चुकी है दुकान। $300 बिलियन पिछले 8-9 सालों में लोगों के खाते में डायरेक्टली पहुंचे। कवरेज बढ़ा एंड वेस्टेज कम हो गया। उसी पैसे को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, तो जो काम 67 सालों में हुआ वो हमने 10 साल में करके दिखाया। एक और चीज जो हुई है वो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है। मैं गुज्जू भाई हूं और फिर भी नौकरी करता हूं। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, तो माँ ने लोगों के काम करके मुझे बड़ा किया। अब मैं उनके पास से कैसे पैसे मांगता कि माँ थोड़े पैसे दे, मेरे को धंधा करना है। रियल बिजनेसमैन बगैर पैसे भी धंधा कर ले, बट मैं उतना साहसिक नहीं था। एंड ये चीज हमने कई बार देखी। ये सारे दिग्गज 60, 70, 80 के दशक में भारत को छोड़ के बाहर गए बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। हमारी टैलेंट बाहर गई तो वहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज चलाने लगी। आज शांतनु नारायण जो अडोबो के सीईओ है, कुछ समय पहले भारत आए थे और उन्होंने ये कहा कि आज के भारत में मुझे भारत छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। यूएस में कौन जाएगा, मैं तो हैदराबाद में ही रहूँगा। आज अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है तो पैसे लगाने के लिए बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंड हैं। 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में है और $140 बिलियन तकरीबन उसमें निवेश हो चुका है। ब्रोकिंग बिजनेस गुजराती, मारवाड़ी और मुंबई का बिजनेस था। 2 भाइयों ने बेंगलोर में ऐसी ब्रोकिंग कंपनी चालू की कि हम सबकी बैंड बज गई। आज भारत की सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनी बेंगलोर में है। ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भारत में से निकलेंगे जो प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल का पैसा लेके बड़ी कंपनीज भारत में खड़ी करेगा, जैसे नितिन कामत, निखिल कामत ने जीरोधा की। कल भारतीय टैलेंट बाहर गया तो वहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनी चला रहा है। आज का टैलेंट भारत में रहेगा तो कल को फॉर्च्यून 500 कंपनी भारत में खड़ी कर देगा। इन ये सारी चीज़ों का ट्रेलर हमें देखने को मिल रहा है। पिक्चर अभी बाकी है, हम जो देख रहे हैं वो खाली ट्रेलर है।
क्लब है ब्रिक्स करके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उस क्लब में हम नंबर 1 कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। 2008 में हम 1/3 ऑफ ब्राज़ील एंड रशिया थे, आज उनके इक्वल हो चुके हैं। दैट मीन्स पिछले 20 सालों में ब्राज़ील, रशिया ने जितनी तेज गति से ग्रोथ किया, उससे दुगना हमने ग्रो किया। G5 में जितने देश हैं वो अमेरिका की तुलना में स्लो ग्रोथ कर रहे हैं। भारत अकेला एक देश है जो 2000 में 20 साल पहले अमेरिका का 4% था, आज 14% हो गया है और 15-20 सालों में ये 30-35% के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ब्रिक्स में हम आगे हैं, G5 में भी आगे हैं। एंड ये ग्रोथ सिर्फ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी नहीं ला रहे हैं, हमारे खेत फार्मर्स भी ला रहे हैं। ये अमूल है, आज वो भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। उनका टर्नओवर लास्ट टू लास्ट ईयर 61,000 करोड़ था, आज 72,000 करोड़ है और उन्होंने ठाना है कि 2047 तक हम उसे 18 लाख करोड़ कर देंगे और दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन जाएंगे। किसी को लगेगा अमूल लंबी फेंक रहा है, सेक चल्ली है, बट अमूल तो चमत्कार कर दिखाता है। 1970 में भारत का दूध का उत्पादन यूरोप के मिल्क प्रोडक्शन के सामने 16% था, आज उसके सामने 150% है। 16% से 150% हो गए। आज स्विट्ज़रलैंड का नाम ले तो हमें वो एक मोटी गाय दिखती है, टन 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 करती। पूरा स्विट्ज़रलैंड जितना दूध का उत्पादन करता है, उससे ज़्यादा दूध का उत्पादन अमूल जहाँ पे है वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट करता है। एक समय आएगा नेक्स्ट 15-20 सालों में जब हम लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो वहाँ पे जाके कहेंगे अमूल मस्के वाली पाव भाजी देना। ये आप लोग देखेंगे। 6 out of top 10 fastest growing cities of the world were in India last year, and ये ट्रेंड बहुत सालों तक रहने वाला है। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर। भारत में बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, वो जितना काम करे उतना दिखाना चालू कर दे तो वो भी इस लिस्ट में आ जाएगी। पता नहीं पूना में आप लोग सब डिस्क्लोज करते हैं कि नहीं। महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है, आज वो वहाँ पे खड़ा है जहाँ 2005 का भारत खड़ा था। 17 सालों में महाराष्ट्र का GDP या कारोबार 2005 के भारत के बराबर है। 17 साल। 2001 में यूपी उत्तराखंड कंबाइंड थे, वो 2001 के भारत के बराबर है। और 3 राज्य कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात 2000 के भारत के बराबर है। 20 साल लगे इन राज्यों को वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ पे कल का भारत खड़ा था। अगर आप, मैं, हम लोग इसी तरह मेहनत करते रहे तो आने वाले 20 सालों में ये 5 राज्य, 6 राज्य क्या आज के भारत के बराबर हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो हमारी आंखों के सामने आज के जैसा 5 भारत सिर्फ ये 6 राज्यों में दिखेगा। 23 और राज्य भी हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ से क्या भारत 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना बन सकता है? हमने पिछले 20 सालों में करके दिखाया, आने वाले 20 सालों में करके दिखाएंगे। कोई नई बात थोड़ी है। आज का जो मार्केट कैप है वो यहाँ से 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो सकता है। आपको सिर्फ निवेश करने की जरूरत है। सबसे अच्छी चीज भारत में कि ये ग्रोथ के लिए हम गलती नहीं कर रहे हैं, बहुत सावधानी से कर रहे हैं।
दुनिया के जो बड़े बड़े देश है, यूएस, कनाडा, यूके, स्पेन, इनको ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है ग्रोथ खड़ी करने के लिए। सिंपल भाषा में कहे, इनके माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य गिरवी रख रहे हैं ताकि इनका वर्तमान चलता रहे। हम अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के बोल पाएंगे कि बेटा हमने हमारे वर्तमान के लिए आपका भविष्य गिरवी नहीं रखा है। न अमेरिकन माँ बाप, न ब्रिटिश माँ बाप, न स्पेनिश, न कैनेडियन अपने बच्चों को हमारी तरफ फेस कर पाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ग्रोथ ऑफ डेट एंड जीडीपी सेम है। बाकी राज्यों में, बाकी देशों में वैसा नहीं है। सब प्राइम क्राइसिस 2008 में हुआ, कोविड क्राइसिस 2020-21-22 में हुआ। ये दो क्राइसिस के बीच में पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपना कर्जा कम किया है। बाकी सब जगह पे कर्जा लेके लोग अपना वर्तमान चला रहे हैं, हमने कर्जा कम किया है। क्या हमने सब कुछ कर लिया? ऑब्वियसली नो, बहुत सारी चीज़ें अभी भी करनी बाकी है। पहला, हमें इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनना है, स्पेशली विद चाइना। पिछले 8 सालों में हमने चाइना से तकरीबन $500 बिलियन या मोटा मोटा 40 लाख करोड़ रुपए का ज़्यादा आयात किया है। कल को उठ के भारत और चाइना में युद्ध हुआ तो चाइनीज सोल्जर्स बॉर्डर पे प्लेकार्ड लेके आएंगे, बैनर लेके आएंगे, प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय इंडियंस। हमारे पैसे लेके गोली खरीदेंगे और हमें ही मारेंगे। कैसे हम चाइना से ट्रेड डेफिसिट कम करें? दो इंडस्ट्री ऐसी है, मोबाइल फोन्स और टॉयज, जहाँ पे हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन चुके हैं, जहाँ पे हमने हमारी डिपेंडेंस चाइना से कम की है। ये मैजिक बाकी सारी इंडस्ट्री में हमें लेके जाना है। दूसरा, जो ग्रोथ है भारत का, वो आज भी अनइक्वल है। रईस लोग ज़्यादा रईस हो रहे हैं, गरीब लोग को ग्रोथ में उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। कंजम्पशन बॉटम ऑफ पिरामिड का आज भी कोविड लेवल से कम है। आज सरकार क्या कर रही है? 80 करोड़ भारतीय को मुफ्त में राशन दे रही है। बट ये क्या हम हमेशा चला पाएंगे? लोगों को मुफ्त का राशन देंगे तो ये कब तक चलेगा? हमें करना क्या है? जॉब्स खड़ी करनी है। जॉब्स कहाँ पे खड़ी होती है? जब आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाएं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज हो। इन्फोसिस के फाउंडर पूना की मॉडल कॉलोनी में रहते थे। इलेक्ट्रॉनिक सदन भूसरी में पटनी कंप्यूटर सर्विसेज में काम करते थे। उन्होंने इन्फोसिस चालू की तो आज तकरीबन 4.5 लाख भारतीयों को डायरेक्ट नौकरी दे रहे हैं। उनके आगे पीछे ऊपर नीचे कितने नए जॉब खड़े हुए किसको पता। तो जो इन्फोसिस के फाउंडर ने किया वैसा हमें बहुत सारी चीज़ों में करना है। एक और चीज़ है, हमें लोगों को सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ लाना है। क्रिप्टो करेंसीज में 18 करोड़ भारतीय घुस गए। एनएफटीज में भी कितने भारतीय घुसे किसी को पता नहीं है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, बट अपना फ्यूचर बर्बाद करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कितने लोग खेलते हैं और नुकसान करते हैं। ये सब पॉन्जी स्कीम गोरों की है, बट अपने
लोग भी कुछ कम नहीं हैं। हमारा पैसा यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। इन पैसों को हमें अच्छे शेयर्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स में लेके आना है। एक और चीज़ हमें करनी है, वो है हमारी ऑब्सेशन विथ गोल्ड। पिछले सिर्फ 21 सालों में भारत ने 373 बिलियन डॉलर, मोटा मोटा 32 लाख करोड़ रुपया सोने की आयात में लगा दिया। भारत सालाना 700 से 800 टन सोने की इंपोर्ट करता है, जबकि हमारा लोकल प्रोडक्शन 2 टन का है हुत्ती गोल्ड माइंस में। ये पैसा हम बाहर भेज रहे हैं। हम एक ऐसे पेशेंट है जिसको बोला गया है कि आपकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में जाके ब्लड डोनेशन ले लो। हम लोग हॉस्पिटल तो गए, बट ब्लड डोनेशन देने वाली लाइन में खड़े रहे हैं। 373 बिलियन डॉलर सिर्फ 21 साल में बेचा है। आए दिन अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो गोल्ड सीज होता है कस्टम्स में। गोल्ड स्मगलिंग रियल है। अगर आप एयरपोर्ट में जाएंगे और फ्लाइट मिडल ईस्ट या सिंगापुर की है तो नोटिस करेंगे जाते टाइम लोगों का वेट 50 किलो का होता है, आते टाइम 55 किलो हो जाता है। इतने भप्पी लहरी की तरह सोने के ज्वेलर पहनी होती हैं। कलेक्टिवली हमने 500 बिलियन डॉलर का पैसा बाहर बेचा है। इट इज़ मोर देन what foreign direct investment we have received. It is more than what foreign portfolio investment we have received. हम कटोरा लेके दुनिया भर से पैसे लेके आते हैं और फिर निवेश करने की जगह पे सोने में लगा देते हैं। और ये सोना जाता कहाँ पे है? ज़्यादातर तिजोरी में जाता है। अगर ये 500 बिलियन डॉलर हमने बाहर नहीं भेजा होता तो आज भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर होती। हम सब ने मिलके आधे से ज़्यादा भारत बाहर भेज दिया है। कैसे हम इन लोगों को कन्विंस करें कि आप पैसा सोने की जगह पे सोने जैसे बिजनेसमैन में लगाएं? फाइनली, गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। 2 कंट्रीज है, वेनेजुएला और साउथ अफ्रीका, जहाँ पे गलत इकोनॉमिक पॉलिसी फरके कंट्री की बैंड बज गई है। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है और सब कुछ फ्री करने के चक्कर में कंट्री तबाह हो गया। साउथ अफ्रीका में आज 12 घंटे के पावर कट हैं। लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं। हमें सही तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करनी है। एक पॉइंट है, आप देखिए, ये भारत के विभिन्न राज्यों की कितनी रेवेन्यू पेंशन चुकाने में जाती है वो दर्शाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे रीजनेबल स्टेट हैं। 100 रुपया कमाते उसमें 13, 14, 15 रुपया पेंशन में जाता है। बट दूसरे स्टेट देखिए, बिहार 49% पेंशन में जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 50% जाता है। नॉर्थ ईस्ट 40-50%। ये राज्य सारी कमाई सिर्फ पेंशन चुकाने में लगा रहे हैं। तो फिर बाकी पैसा कहाँ पे रहेगा कुछ और चीज करने का? एंड अब बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिमांड करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। अगर वो लागू करेंगे तो सरकार बाकी किस चीज पे खर्चा करेगी? कुछ रहेगा ही नहीं। सो हमें ज़रूरत है कि हम अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करें ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। रिस्क क्या है इस इकोनॉमी में, मार्केट में? रिस्क वैसे तो बहुत सारे हैं। आज ऑयल $100 पे पहुंच गया,
यूएस इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहने वाले हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं, बट अपना जो एक रिस्क है जो हमें पीछे रख सकता है वो है रिस्क ऑफ सेल्फ गोल। हम लोग ऐसे ऐसे सेल्फ गोल कर सकते हैं कि पूछो मत। एक सेल्फ गोल दिखाता हूँ आपको। ये सिंगूर करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में। टाटाज ने पूना में अपनी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री लगाई, टाटा मोटर्स, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी यहाँ पे ट्रक बनाना चालू किया, तो पूना का इंडस्ट्रियल बेस बन गया। वही चीज़ वो लोग सिंगूर में करने की कोशिश कर रहे थे। 5 साल मेहनत की, रगड़ा, लोगों ने उनको भगा दिया। फाइनली बोरिया बिस्तरा उठा के निकलना पड़ा। आज सिंगूर में न जॉब्स है, न डेवलपमेंट है, न ग्रोथ है, सिर्फ गरीबी है। जब टाटा सिंगूर से जा रहे थे तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर मोदी जी ने रतन टाटा को एक SMS भेजा, सुस्वागतम, वेलकम। वो साणंद में पहुंच गए। 18 महीनों में टाटा नानो की फैक्ट्री बन गई, गाड़ियां निकलने लगी। नानो गाड़ी नहीं चली बट टाटा की फैक्ट्री चल पड़ी। आज साणंद जाए तो सिंगापुर जैसा नहीं दिखता, बट वहाँ पे जॉब्स है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, शॉपिंग मॉल है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, और बाहर से लोग नौकरी की तलाश में आते हैं। अगर पूरा भारत साणंद मॉडल अपना लेता है तो हमें कोई रोक नहीं सकता, और अगर हम सिंगूर मॉडल अपना ले तो हमें कोई बचा नहीं सकता। आई होप एंड प्रे हम लोग साणंद मॉडल अपनाएंगे, जॉब्स, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम थोड़े आगे बढ़े, ये लोग तो हनुमान कुदका मार के बहुत आगे बढ़ गए। इसलिए 1947 से 90 का भारत ऐसा था। आज यही बंसीलाल पेट स्टेपवेल तेलंगाना में ऐसी बन गई है। 2047 के अमृत काल का भारत ऐसे दिखेगा। ऑब्वियसली आपको और मेरे को दोनों को काम करना पड़ेगा, बट 2047 में हम अपने बच्चों के लिए ये भारत छोड़ के जाने वाले हैं। अब चॉइस आपके ऊपर है, आप उसमें निवेश करना चाहते हैं कि नहीं। सुनील भाई 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, टाइम्स अप है। मेरे पिताजी तो अब है नहीं, बट अगर आज वो जिंदा होते तो मैं उनके पास जाता और बोलता कि पापा, जब 70, 80, 90 के दशक में इंडिया में इक्विटी बिक रही थी, आपने ले ली होती तो मेरे को आज नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह सैटरडे इवनिंग को पूना में आके भाषण नहीं देता, घर पे बैठ के आराम करता। एंड मेरे पिताजी बोल सकते थे कि देख बेटा, वो टाइम पे तो ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं था, पीफा भी नहीं था जो हमको सिखा सके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, इकोनॉमिक टाइम्स नहीं था, CNBC आवाज़ नहीं था, जी बिजनेस नहीं था। तो मैं अपने पिताजी को शायद माफ़ कर देता कि कोई वांदा नहीं, मैं ही काम करूँगा। 2047 में सोचिए, आपके बच्चे आपके पास आएंगे एंड पूछेंगे, जब ये जर्नी हो रही थी भारत की, आपने क्या किया? जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए
अपने पीफा के डिस्ट्रीब्यूटर्स की सलाह मानिए और सही तरीके से निवेश करिए। आप सब लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट अब आप लोग अपने सर्कल में, अपने रिलेशनशिप में सबको निवेश की भाषा सिखाइए। बहुत लोगों को ज़रूरत है, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए म्यूचुअल फंड निवेश बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। He deserves standing ovation. नीलेश भाई थोड़े देर में निकलने वाले भी है मुंबई के लिए, आई नो दैट। बैठिए आप, प्लीज़ बैठिए। तो नीलेश भाई आपने जो बताया तो उससे एक कबीर जी का दोहा याद आया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहरी करेगा कब। मनुष्य को सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस है, और इस आलस्य की वजह से वो काम टालते रहता है। कोई इन्वेस्टर एडवाइज़र गया उसके पास तो बोलता है यार ये तो मार्केट अप है, मार्केट डाउन है तो और नीचे जाएगा। लेकिन आपने जो पिक्चर दिखाया है हमें, हम तो कन्विंस हो गए, लेकिन जो कन्विक्शन और बूस्टर का काम आप हमें जब मिलते तो करते हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ग्रेट सपोर्ट यू आर डूइंग टू आवर कम्युनिटी। सर को फेलिसिटेट करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट सुहास साकोले जी और डायरेक्टर भूषण वाणी। इवन संतोष आप भी ज्वाइन करिए, आ जाइए या लेके आइए। Sir, we are really sorry we couldn't show your video, but can you share some words on that? So it will be great. नहीं तो दिल में रह जाएगा कि सर का वीडियो हमने दिखाया नहीं। Difficult? Till the time, I request our treasurer, Dhaval, to come forward and wait here. Yeah. Your Highness, Shri Yaduvir Krishnadatta Chamraja Padiyar, eminent CXOs and CFOs, the organizers, WMG, thank you for giving this opportunity to be here today. I understand you've had a very detailed talk on India, India's economy by Nilesh. After Nilesh's talk, as I was commenting to him, I'm not sure there's not much that anyone else can add. He's got a 360-degree view of the Indian economy, and therefore you did the right thing by having him here and getting his view. He's in the part of a panel of advisors to the Prime Minister and just the right person to give you a perspective. Thank you very much. So, when I was making this presentation, and then I went on Finance Minister saying, कि अभी तुमने ये सब बोल दिया, मैं क्या बोलूँगी? It is an honor to have a finance minister like this, who listens to the market,
who listens to market players, and no wonder our economy today is doing so well amongst a global backdrop which is not so good. We are truly an oasis in the desert. बाकी सब डेजर्ट हो चुका है, हम एक ही ओएसिस बाकी है.